नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। आज बात हम करेंगे उसी की जिसके बारे में आप हर बार सोचते हैं, उसकी किसकी। आज पता नहीं कौन चाय की चुस्की में आने वाला है। दोस्तों, आपको बताता हूं, आज सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि आज हम लगभग 1 घंटा देरी से आपके सामने में पहुंच पाए हैं। दोस्तों, बता देते हैं जिस हस्ती को मैं आज आपसे इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, मिलवाने जा रहा हूं, उन्हीं के यहाँ हमें थोड़ी सी देर हो गई। दोस्तों, बावजूद इसके लेकिन चाय की चुस्की चलती रहेगी और आप चुस्कियां लेते रहें। और मैं आपको जो कार्यक्रम दिखाने वाला हूं वो कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जिनके बारे में जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा दोगे। क्योंकि जिस व्यक्ति को आज मैं लेके आया हूं, आपको बता दूं, यदि इस व्यक्ति को समय रहते सही दिशा, सही स्पॉट मिल जाता तो आज ये व्यक्ति आपके देश के लिए खेल रहा होता, आपके देश के लिए कप, समझते आप, वर्ल्ड कप तक जीत कर ले आता है। व्यक्ति ये ऑलराउंडर है, लेकिन जब ये गेंद फेंकते हैं, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों आज मैं, जब ये गेंद फेंकते हैं इतनी स्विंग कर जाती थी कि बल्लेबाज के तोते उड़ जाते थे। सीधी बात, चाय की चुस्की के साथ दोस्तों, सीधी बात चाय की चुस्की के साथ करने जा रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं, हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे जय शिवाजी के नाम से, क्योंकि हमारे साथ आज शिवाजी, जो बड़ा ही मशहूर नाम है करनाल के अंदर, शिवा। जो भी व्यक्ति बात करता है, शिवे ना गल करनी यार, शिवा एक जाना माना नाम है। और आपको बता देता हूं असली नाम है शिव शर्मा। बेहद ही दिलचस्प व्यक्ति हैं, आपको बता देते हैं। और इनका जो स्वभाव है, स्वभाव भी बड़ा ही शांत स्वभाव के हैं। मैं सबसे पहले आपकी बात कराता हूं शिवाजी से। शिवाजी, आपका अब तक टाइम्स के चाय की चुस्की, आज बात करेंगे उसकी, में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अब तक टाइम्स का धन्यवाद करता हूं और जो दर्शक इसको देख रहे हैं उन सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। शिवे पाजी, आप चाय की चुस्की कैसे लेते हो? ऐसे लेते हैं। कैसे लेते हैं, एक बार फिर लेके दिखाओ और बोलना भी आपने। ऐसे लेते हैं चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी में। दोस्तों, चाय की चुस्की में और बात करेंगे उसकी में। शिवे बाजी, आपका जीवन जो है, मुझे नहीं मालूम कि हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, और मैं ये बात तो डेफिनेटली कह सकता हूँ, करनाल के कुछ ही लोग आपके जीवन के बारे में जानते होंगे, लेकिन जिस तरह की मेरे पास जानकारी है आपके जीवन को लेकर, वो मैं चाहता हूँ कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास आपके जीवन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके जीवन को लेकर, जो आप जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं, आज भी खेलते हैं। 58 ईयर्स के हैं शिव शर्मा जी, और आज भी क्रिकेट खेलते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, जो इनको खेलते देख ले वो उनके दीवाने हो जाते हैं। क्या कहना चाहोगे शिवे बाजी? मैं 79 से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। पहले जैसे इंसान गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता है, तो एक दिन मेरे को हमारे यहीं प्रेमनगर में एक लड़का था, वो मुझे स्कूल में ले गया। तो स्कूल का ट्रायल हुआ, तो मैं घर से ऐसे चोरी क्रिकेट खेलने गया। पैर में मेरे चप्पल थी, शूज़ भी नहीं थे मेरे पैर में। भाई घर से चोरी गया, घर वाले खेलने नहीं देते थे। तो मैं वहाँ गया जब एसडी स्कूल के अंदर ट्रायल हो रहा था। तो जो एसडी स्कूल के बड़े बड़े प्लेयर थे, जो पिछले 1.5 से 2 सालों से स्कूल की टीम के कप्तान थे, मैंने जब उनको बॉल की तो मेरी बॉल के आगे एक भी टिक नहीं सका वो। तो जो हमारे वो क्रिकेट के इंचार्ज थे, तो उन्होंने मेरे को कहा, बेटा भाई आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो? मैं कहा जी हाँ जी, बहुत शौक है। तो उन्होंने कहा भी आपको हमने अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं पहले साल ही एसडी स्कूल में पढ़ता था 79 में। स्कूल बॉयज़ मैंने हरियाणा नेशनल जीती मैंने।
उसके बाद मैं CK नायडू खेलने के लिए जम्मू कश्मीर गया मैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं जब CK नायडू खेलने गया तो मैं उस टाइम हरियाणा का वाइस कप्तान था मैं। नेक्स्ट ईयर सन 80 में फिर स्कूल वाइज नेशनल जीती हमने, पूरा हरियाणा जीता हमने। उसके बाद हम इलाहाबाद खेलने गए, तब मैं हरियाणा अंडर 19 क्रिकेट टीम का मैं कप्तान था। उसके बाद 10वीं पास करते ही मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे बड़े भाई हैं दविंदर मल्होत्रा डब्बू जी, वो क्रिकेट खेलते थे। तो मैं जब स्कूल में खेलता था तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में उनको प्रैक्टिस करवाने जाता था। तो जब मैं उनको प्रैक्टिस करवाने जाता था तो मैंने कम से कम वहाँ उनकी 22 से 23 विकेट तोड़ी, मेरी बॉल से टूट जाती थी जब वो खेलते थे वो। तो मेरा उन्होंने 80 में उन्होंने मेरा खुद अपने आप ही मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कर दिया। मेरी कोई फीस नहीं ली उन्होंने, मुझसे पूछा नहीं, मेरे तो उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड बना के मेरे घर भेज दिया कि आपका एडमिशन कर दिया। और जाते ही मुझे गवर्नमेंट कॉलेज का कैप्टन बना दिया जब मैं प्रेप में पढ़ता था। नहीं तो होता क्या कि जो सीनियर्स प्लेयर होते हैं कप्तान उनको बनाया जाता है, नए फ्रेशर को कभी कप्तान नहीं बनाता। मेरी गेम इतनी अच्छी थी कि उन्हें मुझे अपना गवर्नमेंट कॉलेज का कप्तान बना दिया। तो फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की जो टीम थी उसको बहुत ऊपर ले गया मैं। तो दुर्भाग्य क्या रहा कि मैं जब वहाँ स्कूल, मेरा जो एक लेवल था क्रिकेट खेलने का वो बहुत ऊपर का लेवल था। तो स्कूल कॉलेज में क्या होता था कि जो बच्चे हैं खेलते हैं उनको एक कैप और एक एडिडास की उस टाइम 20-25 रुपए की एक टी शर्ट आती थी, वो दे दिया करते थे। तो सब बच्चों ने ले ली। तो मुझे भी मेरे जो कोच थे वो कहने लगे, भाई बेटा आप अपनी किट ले लो। मैं कहा सर भाई जो ये किट है मेरे लेवल की नहीं है, मैं नहीं लूँगा ये किट। इस बात से वो मेरे से नाराज़ हो गए। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी का जब ट्रायल देने मुझे वो साथ लेके गए और इतनी सी उस बात का उन्होंने मेरा वहाँ एक VC को मिसबिहेव का लिख के दे दिया, जिसकी वजह से मेरा जो वो कैरियर था वो सारा ही स्पॉइल हो गया। कहाँ तो मैंने 81 में इंटर यूनिवर्सिटी खेलनी थी और कहाँ मैं 85 में इंटर यूनिवर्सिटी खेला। एक पीक ओवर्स होते हैं आदमी के जो होते हैं, टाइम होता है बिल्कुल। वो भी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा उसके बाद जब मैंने उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज से खुद में खालसा कॉलेज ने मेरा अपने आप एडमिशन कर दिया 82 में। फिर मैं खालसा कॉलेज में आ गया। खालसा कॉलेज में आने के बाद मैंने खालसा कॉलेज को, आज तक रिकॉर्ड है, करनाल की किसी कॉलेज को, खालसा कॉलेज को मैंने इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप दिलवाई, तब भी मैं खालसा कॉलेज का कप्तान था। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा खुद एडमिशन यमुनानगर खालसा कॉलेज ने अपने आप कर दिया। यमुनानगर खालसा कॉलेज को भी जब मैं वहाँ उनको भी चैम्पियनशिप दिलवाई, वहाँ मैं मैन ऑफ द सीरीज़ बना। मैं वहाँ मैं उसमें टूर्नामेंट में मैंने 35 विकेट लिए। तब मैं 85 में इंटर यूनिवर्सिटी खेला यमुनानगर की तरफ से। जब तक कि वो क्या था, वो एक टाइम था वो मेरा निकल गया, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पाया। शर्मा जी, आप जब गेंद फेंकते हैं क्रिकेट में तो आपने बहुत विकेटें झटकी है, लेकिन जिस तरह से मुझे आपके बारे में ज्ञान है, आपने जिस भी फील्ड में जब भी गेंद फेंकी, गूगली तो नहीं मैं कहूँगा, आप फेंकते बड़ी फास्ट है मेरे ख्याल से, तो आपकी गेंद के ऊपर हमेशा विकेट गिरती है। कोई भी क्षेत्र हो, कैसा महसूस करते हो? देखो ये काम मैं कोई भी जिस काम को करता हूँ ना, बड़ी निष्ठा और लगन से मैं उस काम को करता हूँ। मैं कभी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। हाँ, जो भी मुझे काम सौंपा जाता है मैं उसको अपने पूरे तन मन से लगाकर काम को करता हूँ, इसलिए मुझे उस काम में हमेशा सक्सेस मिलती है। शर्मा जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? अब तक टाइम्स की चाय की चुस्की बात करेंगे उसमें बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरा जीवन है शायद लोगों के सामने आ जाएगा तो उनको कुछ पता, मेरे बारे में पता लगेगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शर्मा जी, आज के बाद लोग आपसे पूछेंगे, यार शिवे क्रिकेट खेलता सी यार, तो सानू पता ही नहीं है ना, जबरदस्त प्लेयर। तो शिवे भाजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको प्लेटफॉर्म बढ़िया मिल जाता उस समय, आपका कोच आपकी भावना को समझ लेता, तो आज आप देश के लिए बहुत बड़े महान क्रिकेटर हो सकते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 79 में जब कपिल देव इंडिया की क्रिकेट की टीम में नहीं थे, तब वो यहाँ DAV स्कूल में हमारे साथ क्रिकेट खेले। जो इंडिया की टीम में चेतन शर्मा हैं उनके साथ मैंने क्रिकेट खेला है। पटौदी ट्रॉफी मैंने करनाल से 2 बारी पटौदी ट्रॉफी खेली है और 1 बारी मैंने लीड भी किया है। फरीदाबाद में चेतन शर्मा, मैं, अजय जडेजा, राजू कुलकर्णी, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, विजय यादव जो इंडिया की टीम में आज, मैं उन सब के साथ क्रिकेट खेला हुआ हूँ। मैं आज कैसा महसूस कर रहे हैं जो आज मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे हो आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
हमारा विकेट तो नहीं गिराओगे? नहीं नहीं, आपको भाई हो, आपका विकेट क्यों गिराएंगे? आप आज हमें समाज के सामने हमारी एक जो छवि है उसको ला रहे हो, जो एक छुपा हुआ हमारा रहस्य था उसको लोगों के सामने ला रहे हो, तो मैं बड़ी खुशी हो रही है। शर्मा जी, हमें लगता है कि बेहद ही बड़ी अफसोस की बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो चूक होती है, प्रतिभा दब जाती है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों आप सोच सकते हैं कि हमारे प्लेयर जिस कपिल देव के साथ शिवे पाजी ने क्रिकेट खेला हो और कपिल देव ने देश के लिए पहला वर्ल्ड कप जीता हो, उस समय कितनी खुशी महसूस हुई आपको? बहुत अच्छा लगा, पर मन में ये रहा भी शायद हमें भी ये इस देश के लिए एक मौका मिलता खेलने के लिए, तो हमें भी बहुत खुशी होती। तो चेतन शर्मा जी के साथ तो मेरी आज भी बातचीत होती रहती है। जब भी कभी वो करनाल में आते हैं, एक दो बारी मिले भी हैं यहाँ मुझे, और उनसे बातचीत होती रहती है, अच्छा लगता है। शिवे पाजी, चेतन शर्मा का बड़ा नाम रहा है क्रिकेट के अंदर, कपिल देव जी का नाम रहा है, चेतन शर्मा का रहा है, अजय जडेजा का रहा है। ये जो प्लेयर थे, मेरा मानना अगर आपको मौका मिलता तो आज भी एक आप महान हस्ती होते। और ये चाय की चुस्की के लिए मुझे आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता था। दोस्तों, क्या कहोगे आप? नहीं, ये तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। समय के अनुसार पता नहीं, आज मैं वो क्रिकेट खेला होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता, करनाल में होता तो भाइयों को जरूर मिलता। दोस्तों, ये शिवे पाजी है ना, जो आपको बता देता हूँ, सच्चाई में बता देता हूँ, सच्चाई में आखिरकार बात क्या है। ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी, मेरे दोस्त हैं, हम काफ़ी लंबे अरसे से हमारा बड़ा अच्छा संबंध है और घरेलू संबंध है। लेकिन दोस्तों आप देखो, जो ये राज आपके सामने आया है, मुझे नहीं मालूम था कि शिवे पाजी इतनी ज़बरदस्त गेंद फेंकते हैं। शिवे पाजी, आपने क्रिकेट के अंदर बैड लक रहा, मैं कहूँगा थोड़ा सा उनका, आपका नहीं, आपका बिल्कुल भी बैड लक नहीं है। शर्मा जी, क्या कहोगे? नहीं, बैड लक तो क्यों नहीं है, बैड लक तो है ही है कि इतनी एक मेहनत की लाइफ के अंदर मैं उस गोल को अचीव नहीं कर सका, उसके लिए मुझे आज भी दुख है। मेरे पीछे आप मेरे मेडल्स देखिए एक बारी जाके, तो पब्लिक को दिखाइए कि मैंने बचपन से लेके आज तक एक मेडल लेने के लिए बच्चे का जीवन चला लग जाता है और मेडल नहीं ले पाता। और कम से कम मैंने 100 मेडल क्रिकेट में जीत के, मेरे पीछे एक अलमीरा है, उसमें आप देखिए कि मैंने कितने मेडल जीते हुए हैं। और नहीं, मैं कोई बात नहीं, किस्मत को क्या कहूँगा मैं। शिवी पाजी, क्रिकेट की दुनिया में धूम मचाना चाहते थे आपने, उसके बाद पॉलिटिकल के अंदर भी काफ़ी आपका बहुत अच्छा प्रभाव है, आपका बहुत संपर्क है। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कि धार्मिक कार्यों के अंदर आप एक मंदिर से जुड़े हैं और वहाँ भी उस धार्मिक कार्य के अंदर भी आपका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये जो संस्कार आपको मिल रहे हैं, आपको ये संस्कार मिल कहाँ से रहे हैं? और जो ये हमारे साथी, हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, उनको भी संस्कार कैसे मिल सकते हैं? ये जो मुझे धार्मिक संस्कार मिले हैं, मेरे जो दादाजी थे, कुरुक्षेत्र पेवा के अंदर एक अरुणाए गांव है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है। मेरे दादाजी ने अपना सारा जीवन उस मंदिर, अपने जब उन्होंने अपने बाल बच्चों का शादी वगैरह कर दी तो वो घर बार त्याग कर उस मंदिर में बैठ गए थे आके। तो मेरे दादाजी ने 40 साल उस अरनाए मंदिर में सेवा की है। मेरे दादाजी जो पहली बार, आज भी अरनाए की एक किताब है जिसके अंदर शिव शंकर का जो नाग है उसके दर्शन किए हैं। पहली बार जब वो नाग के दर्शन हुए थे वो मेरे दादाजी को हुए थे। वो नाग मेरे दादाजी की टांग के ऊपर बैठ गया था आगे, तो एक बारी तो वो डर गए, मन में उनमें आया भी आज ये सांप मुझे काट जाएगा। फिर उनके अंदर से एक आवाज़ आई भी जिसको पाने के लिए तूने अपना सारा जीवन त्याग दिया और आज उसके तेरे को साक्षात दर्शन हो रहे हैं, तो डर किस लिए रहा है? तो उन्होंने हाथ जोड़े तो उनके पट से वो उतर के सांप अपना चला गया। तो उसके बाद हम वहाँ जब जाते हैं तो कभी किसी से, जैसे वहाँ जो महंत है, किसी से बात की, जब हमने उनके अपने दादा बताया भी हम उस वंश से हैं, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग से थे, 60-65 साल की उम्र थी और मेरी उम्र 40 साल होगी। वो अपनी दुकान से निकल कर आके उन्होंने मेरे पाँव छुए, कहने लगे जी उस वंश से हो, मैं आज मैं धन्य हो गया हूँ। वो तो उनके तो पाँव छू नहीं सके, आपके पाँव छू के हम धन्य हो गए हैं भाई, आप उस कुल से हो। तो इसलिए ये भावनाएँ वहीं से हैं अंदर। तो आज आप जिस मंदिर को देख रहे हो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मंदिर ये है जी, मैं जब आज से 7-8 साल पहले मुझे इस मंदिर का प्रधान बनाया गया, तो ये जो मंदिर था ना, ये बड़ी जीर्णोवस्था में मंदिर था। कौन सा मंदिर है, कौन सा ये? सनातन धर्म शिव मंदिर गली नंबर 2 में है, शिव कॉलोनी में। शिव कॉलोनी में। जी।
तो जब मैं प्रधान मुझे बनाया तो मैं मंदिर में गया, तो जो हमारी सभा थी, तो मैंने सभा को कहने लगा, मैं कहा ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने जो घर हैं उनको कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं, अपने बेडरूम अच्छे बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, किचन बनाते हैं, ये भगवान का घर है, इसकी इतनी जर्जर हालत हुई है, भाई मैं तो इसको रेनोवेट करूँगा। तो मंदिर के पास पैसा नहीं था, फंड्स नहीं थे, क्योंकि थोड़ा गरीब एरिया है, इसमें पैसे नहीं थे। मेरे पास 40,000 रुपये मुझे संस्था ने दिए, जो पिछले प्रधान थे उन्होंने मुझे 40,000 रुपये दिए, शिव शर्मा जी ये 40,000 रुपये हैं, ये आप ले लो। मैंने उस 40,000 रुपये से जो मेरी संस्था के मेंबर्स थे उन सब की कहा, मैं कहा भैया, मैं कहा पहले तो घर से पैसे लगाए, हमने 20,000, 21,000, किसी ने 50,000 रुपये दे के 3-4 लाख रुपये इकट्ठा किया और मैंने मंदिर को बनाना शुरू कर दिया। सभा के कुछ लोगों ने मुझे कहा, भाई जब तक पैसे नहीं होंगे मंदिर तोड़ दोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। मैं कहा ऐसा, जिस भगवान के लिए आज हम इतनी आस्था से उसको बनाएगा वो खुद देगा। मुझे नहीं पता आज इस मंदिर में 50 से 60 लाख रुपए लग गया, वो कहाँ से आया है, वो भगवान ही दे रहा है। और आप उस मंदिर को जाके देखिए कि लाइन पर ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर जज्बा होता है कुछ ना कुछ करने का, वो व्यक्ति, दोस्तों आपको बता दो, चाहे जितनी मर्जी आयु में चला जाए, कुछ ना कुछ समाज के लिए करता रहता है। दोस्तों आपको बताता हूँ, ये जो शिव शर्मा जी जिनसे हम बात कर रहे हैं, आपको बताता हूँ ये व्यक्ति एक्चुअली में है क्या चीज़। कभी आप इनके साथ आपको बैठने का मौका मिला तो आप जानेंगे कि किस तरह से इनका योगदान, देखो देश के लिए खेलने में था बहुत बड़ा योगदान, थोड़ी सी वहाँ बैड लग कहेंगे हम रहा, उसके बाद धार्मिक कार्यों के अंदर एक्टिविटीज़ रही। दोस्तों आपको बताता हूँ, इन्होंने एक फ्रंट बनाया था, हरियाणा पंजाबी युवा फ्रंट, उसके लिए भी बहुत काम किया। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमने 2005 में प्रवेश गाबा जी और मैंने एक संगठन बनाया था, हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट। उस संगठन में धीरे धीरे हमने पहले करनाल के लोगों को जोड़ा। करनाल के लोगों को जोड़ने में उस टाइम क्या था, करनाल के अंदर पंजाबियत का कोई नाम नहीं था, कोई पंजाबियत का नाम नहीं लेता था। तो हमारे अंदर बड़ा एक भावना थी कि सब लोग संगठित हैं, हमारा जो समाज संगठित नहीं है। तो हमने अपने पहले युवा जो साथी थे उनको संगठित किया, अपने साथ संगठित किया। धीरे धीरे ये जो काफिला बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते काफिले के अंदर हमारे जो स्वर्गीय देशराज गाबा जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके अंदर उनकी एक इच्छा थी कि हमारे करनाल के अंदर एक पंजाबी भवन होना चाहिए, जहां हम सब लोग पंजाबी मिल बैठकर अपने दुख सुख के लिए वहां बैठ सकें। उसके लिए फिर हमने बहुत प्रयास किया। 5 साल हमने उसकी लड़ाई लड़ी, रोज़ चंडीगढ़ जाना, रोज़ मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा जी से मिलना। इवन कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब भी करनाल आते थे देशराज गाबा जी के घर पे, तो देशराज गाबा जी उनको हमेशा एक ही बात कहते थे, मेरे को जी धर्मशाला दे दो। तो हुड्डा साहब ने हमेशा गाबा जी को कहते, गाबा जी आप हमेशा एक धर्मशाला मांग लेते हो, कोई अपने बेटे को नौकरी लगवा लो, किसी और काम करवा लो। वो कहते नहीं, मेरा एक सपना है कि मुझे एक धर्मशाला चाहिए। तो उसके लिए वो धर्मशाला के लिए उन्होंने जगह भी सरकार से, जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो वो जगह भी उन्होंने इस समाज को लेके दी, जिसमें आज वो एक बहुत भव्य भवन बना हुआ है पंजाबी बिरादरी के नाम से। तो ये जो देन है ये देशराज गाबा जी की है और हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट की है। दोस्तों आपको बता देते हैं, जब श्री देशराज गाबा जी का नाम आता है, यकीन मानना आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज वो जिस तरह से हमारे दिलों पर, हमारे दिमाग पर राज करते हैं, उनका स्वभाव बेहद ही लाजवाब स्वभाव था। दोस्तों मैं बताता हूँ, देशराज गाबा जी, मैं उनसे जब भी मिला, मुझे अपना बड़ा बेटा मानते हैं देशराज गाबा जी, और मैं दिल की गहराइयों से इस पुण्य आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा हमारे देशराज गाबा जी को, पिता समान, उनको अपने चरणों में स्थान दे। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, वो तो आज भी हमारे बीच में ही हैं, वो हमारे से बीच में से गए नहीं। हमें आज भी महसूस होता है कि वो हमारे साथ ही हैं, हमारे हर काम के लिए वो हमें प्रेरणा देते हैं कि आप आगे बढ़ो। धर्मशाला के बाद उनके मन में पंजाबियत का इतना जज्बा था कि उन्होंने शहीद मदन लाल ढींगरा जी को पंजाब के बाद इधर हरियाणा में कोई नहीं जानता था। मदन लाल ढींगरा जी का जो नाम हरियाणा में लोग जानने लगे हैं, वो देशराज गाबा जी की बदौलत लोग जानते हैं। उन्होंने फिर हुड्डा सरकार से मिलकर 12 सेक्टर चौक पेट्रोल पंप के सामने एक जगह ली, जो करोड़ों रुपए की जगह थी, बिना पैसे के जगह ली, और वहाँ खुद शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा स्थापित की। अपने हाथों से वो सुबह शाम वहाँ जाकर काम करते थे।
और वो मुख्यमंत्री जी से उनका उद्घाटन करवाया हमने, शहीद मल्ला ढिकरा जी का। तो और समाज में हमने बहुत काम किए। ये जो शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति ढाबा मार्केट में है, ये भी जर्जर हालत में थी। इसको हमने हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट ने इसको रेनोवेट किया और हर साल शहीद भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर शहादत वहाँ हम उनको मालार्पण करने जाते थे। और जो ये करण पार्क के अंदर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा है, उसकी भी इतनी जर्जर हालत थी, उनकी टोपी टूटी हुई थी, उनकी एक आँख निकली हुई थी। हम एक दिन वहाँ से घूमने गए तो हमने देखा तो हमारे मन में बहुत एक टीस हुई भी, इतने बड़े देश के जो शहीद हैं इनकी क्या हालत की हुई है। और वहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स की एक संस्था बनी हुई है, वो डेली वहाँ योग वगैरह करते थे, तो किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। हमने हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट ने जो निगम ये कमेटी थी पहले, उसके साथ मिलकर बलविंदर काला जी थे यहाँ, उसको रेनोवेट किया, उनको रंग रोगन किया, सारा नीचे उनका प्लेटफॉर्म बनाया, उनकी आँख ठीक की। आँख उसके करने के बाद वो जो संस्था थी उन्होंने देखा भी ये हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट है, इन्होंने इसको ठीक कर दिया है, इनका नाम है। उन्होंने यहाँ डीसी शायद मलिक थे यहाँ, हमारी कंप्लेंट कर दी भाई इन्होंने जी ये इसको इसके साथ छेड़छाड़ की है। जब उसकी आंख नहीं थी शहीद भगत सिंह जी की, तब उनको नहीं दिखी। हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट की प्लेट दिखी तो उसमें उनको बहुत दर्द हो गया। फिर हम डीसी साहब को मिले, उनको जब बात हमने समझाई तो डीसी साहब को अच्छा लगा। शिवे पाजी, आप समाज के लिए आगे बढ़ते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। मैं साथी अपने कृष्ण जी, एक बार मैं चाहूँगा, एक बार आप मुझे फोकस कर लें ज़रा, आप मुझे ले लें केवल मात्र, क्योंकि मैं जो ये बात बताने वाला हूँ वो आप बात ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, आपको बताते हैं समाज की सेवा के अंदर एक सेकंड के लिए मैं छोटी सी बात कर लेता हूँ। शिवे पाजी, आपने कोई बात करनी है, एक बार बात कर सकते हैं अलग से, क्योंकि कैमरे पे मैं 2 मिनट लेने वाला हूँ। दोस्तों, आपको बता देता हूँ, जिस तरह से श्री देशराज गाबा जी का नाम आया, उसके बाद हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट का नाम आया, और उसके बाद जिस तरह से देश के लिए पंजाबी बिरादरी के लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसको इस देश से इंट्रोड्यूस कराया। आपको बता देता हूँ, शिवे पाजी का विशेष तौर पर इसके अंदर योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति है हमेशा छिपके रहता है, उसका नाम है प्रवेश गाबा। मैं जल्दी प्रवेश गाबा को आपके सामने लाऊंगा, लेकिन वो जब मैं कार्यक्रम लेके आऊँगा बड़ा लंबा चलेगा। बात करते हैं शिवे पाजी से। शिवे पाजी, क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको जो प्रवेश गाबा, वाकई जो आपने ये बात की है, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। उनको हमने कई बारी कहा है कि आप अपने आगे आओ, वो कहते नहीं, मैं अपना समाज के पीछे रहकर, मुझे कोई अपने कहता मैंने जो काम करना है मैं अपने निष्ठा से करता हूँ, मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है भाई मुझे मेरी फ़ोटो आए। वो कभी फ़ोटो भी नहीं खिंचवाता। हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट को चलाने का प्रवेश गाबा का 100% से उन्हीं के सहयोग से ये चला है। उन्हीं की सारी जो भी प्रपोज़ल होती थी वो प्रवेश गाबा की होती थी। आजकल वो निफा की संस्था में काम कर रहे हैं, उसमें भी वो सारी उनकी प्रपोज़ल चलती है, मैं देखता रहता हूँ। एक पौधारोपण की उनके संस्था बनाई हुई है, वो उसके अंदर भी उन्होंने करनाल के अंदर बहुत हाँ। अच्छा, मैं एक और बताना चाहता था कि 102-3 के करीब हमने ब्लड कैंप लगाए, नहीं मैं सॉरी मेडिकल कैंप्स लगाए, और 5-7 हमने ब्लड कैंप लगाए जब ये हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट हमारी संस्था थी। और उसके बाद कई गरीब ऐसे लोग होते थे जिनके किसी का पैर कट जाता था, गैंगरिंग हो जाती थी, या और बीमारियां जिनसे होती थी जो इलाज नहीं करा सकते थे, तो उनका प्रवेश गाबा जी और हरियाणा युवा पंजाबी फ्रंट ने मेडिकल के लोगों के साथ मिलकर उनके फ्री इलाज करवाए। और एक मैं बीच में बात हो रह गई थी कि फिर हमने क्या किया कि लोगों को कैसे पता लगे, हमने शहीद मदन लाल ढींगरा जी के ऊपर 45 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाई, 45 मिनट की। तो उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से रिलीज़ करना था, तो उस दिन शायद महाराष्ट्र के जो सीएम थे उनका देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वो हमने उसका इनॉग्रेशन तो किया, पर जिस लेवल पे करना चाहते थे हो नहीं पाई। आपने वो पिक्चर काफ़ी लोगों को दिखाई है, उसको लेकर क्या अभियान चलाया? लोगों पे हमारा तो ये प्रोजेक्ट था कि इसको प्रोजेक्टर लेकर स्कूलों में जाएं,
पर हमारे साथ लोगों ने साथ नहीं दिया जो हम करना चाहते थे। क्योंकि देखो, एक अकेले व्यक्ति को 2 4 5 लोग किसी भी कार्य को करने के लिए इतने सक्षम नहीं होते, पैसा भी चाहिए होता है, कोई होता है, उसके अंदर लोगों ने सहयोग नहीं किया। नहीं तो हम ये चाहते थे प्रोजेक्टर लेकर स्कूलों में जाएं, बच्चों को दिखाएं, बच्चों को पता लगे भी आपके जो देश के पंजाबियत के जो शहीद थे, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। छोटी छोटी उम्र के अंदर वो कुर्बान हो गए, पर वो जो हम करना चाहते थे वो हम कर नहीं पाए। शर्मा जी, अभी आप क्या करना चाहते हैं? लोग जानना चाहते हैं आपसे, आपका मोटिव क्या है? किस तरह से आप लोगों का सीना चीर के उनके जहन में उतरना चाहते हो? नहीं, मैं चलो आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं तो आज मैं 58 एज का हो गया हूँ। आज भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ और यंग बच्चों के साथ खेलता हूँ, और बड़े हैरान होते हैं जब उनको मेरी उम्र पता लगती है कि एक जज्बा ही है ना, मैं एक जज्बे से खेल रहा हूँ। नहीं तो इस ओवर में तो लोग बेड से बैठ के नीचे नहीं उतर सकते। और मैं आज भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, ग्राउंड के अंदर 20-20 का मैं मैच खेलता हूँ और मुझे फील ही नहीं होता। मैं आज भी अपने आप को एक यंग समझता हूँ। तो आप तो यंग ही दिख रहे हो। ये ऊपर वाले की कृपा है जी, और आप जैसे भाइयों का प्यार है। आपकी स्माइल बड़ी खतरनाक है शर्मा जी। ये कुदरत की देन है जी। आपकी स्माइल पे कितने लोग मरते हैं? जब वक्त था बहुत दुनिया मरती थी जी। आज भी मरती है दोस्तों, आपको बताता हूँ। जब भी हम कभी भी किसी भी समय जब शिव शर्मा जी से बात करते हैं, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है ऐसा कॉन्फिडेंस देती है कि जैसे उनसे हमने अपना दुख बांटा या सुख बांटा, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी जो लेके आते हैं हम। इसी तरह से हम आपके साथ प्रोग्राम ये चलता रहेगा दोस्तों, ईश्वर की कृपा की। पत्रकारिता के क्षेत्र में जब काम करना होता है, बहुत मुसीबतें सामने आती हैं। एक पक्ष को दिखा दिया, दूसरा रह गया, दूसरे को दिखा दिया, तीसरा दिखा दिया, तो उतार चढ़ाव चलते हैं। कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, बात को समझने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो शर्मा जी, आप पत्रकारों से भी काफ़ी जुड़े रहते हैं, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, करनाल के जितने भी पत्रकार हैं सब हमारे निजी मित्र हैं। तो मैं सभी पत्रकार को ये कहना चाहता हूँ कि वो ना पत्रकारिता को जो एक सच्चाई हो उसका एक आईना समाज के सामने लाना चाहिए। कुछ पत्रकार हैं जब वो कैमरे के सामने लाकर बातें करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। सच्चाई कुछ और होती है, दिखाते कुछ और होते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, उन भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि समाज के अंदर जो सच्चाई हो उसको दिखाएं, झूठ को कभी ना लेके आएँ, जिससे उनकी छवि भी, खुद की भी उनकी छवि खराब होती है। मैं अभी कल सुन रहा था तो पत्रकारों के बारे में जो कह रहे थे, क्योंकि हमारे मित्र ही हैं वो, कि ये 10,000 रुपये लेके 5,000 रुपये लेकर बिक जाते हैं। तो वो ज़िंदगी में ऐसा काम मत करें। परमात्मा वैसे ही बहुत देता है। सच्चाई से जब इंसान जीवन में चलता है तो बहुत अपने आप रास्ते सब खुल जाते हैं। शर्मा जी, उंगली उठाना बड़ा आसान है और लोग भूल जाते हैं जब वो एक उंगली किसी पे उठाते हैं, तीन उंगलियां अपनी तरफ आ जाती है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जी, बिल्कुल रखना चाहिए। वो आपकी बात ठीक है। जब उंगली उधर करेंगे बाकी उंगली अपनी भी तरफ तो आएंगे ना जी। आप उस टाइम कैमरे के सामने तो सब बोल लेते हैं, पर जब बाद में लोग बोलते हैं तो वो आपको तो पता नहीं लगती ना। तो समाज के अंदर दिन पर दिन आपकी छवि खराब होती जाती है। तो मैं इसलिए दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पत्रकार करनाल में कुछ 5-7 पत्रकार हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आप उन लोगों से प्रेरणा लीजिए। जैसा वो कार्य कर रहे हैं आप भी कीजिए, आपका भी अच्छा नाम हुआ। आपको ये चाय की चुस्की का प्रोग्राम कैसा लग रहा है? कितना सकारात्मक लगता है? बहुत अच्छा लगा जी कि हर इंसान को जो उसका जीवन में दबाव हुई बातें होती हैं वो समाज के सामने आती हैं। मैं सुखीजा जी आपका और अब तक टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने जो ये चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी कार्यक्रम किया। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आप इसको बढ़ा के लगे रहें। हम आपके साथ हैं। और भी अच्छे जो समाज के लोग होंगे हम आपके पास लाएंगे, उनको भी आप आगे लाइए। शर्मा जी, मैं बताना चाहता हूँ, हम गंदगी को किसी भी कीमत पर अपने इस चैनल पर नहीं दिखाएंगे, ये हमारा प्रण है। हाँ ठीक है, वो तो बिल्कुल दिखाना भी नहीं चाहिए। आपने जो भी अच्छे लोग हैं उनको लाइए और किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ी है और कभी भी किसी का एक पक्ष को दिखाना है। आपने सिर्फ जिसकी बात सिर्फ उसी की बात करिए, दूसरे को आपको कैमरे पे लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने तक बात को रखिए। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग खुद भी, आप किसी क्षेत्र में आपने कोई अच्छे कार्य किए हैं या कर रहे हैं
तो आप सुखीजा जी से अब तक टाइम से उनसे कांटेक्ट कीजिए और अपने बारे में लोगों को बताइए। लोगों आपको भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा आपके बारे में जानने के लिए। शर्मा जी, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें, एक बार फिर मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप मेरे से कांटेक्ट करें, अपने मन की बातें सामने लाएं समाज के सामने, ताकि समाज के लिए हमारा कार्यक्रम जिस तरह से काम कर रहा है और आगे बढ़े। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी, ये एक चुस्की और ले लेते हैं। ठंडी हो गई है चाय। दोस्तों, आप बने रहे मेरे साथ। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।